हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में। ओके। सो सबसे पहले कॉमनवेल्थ पीरियड कौन से पीरियड को कहा जाता है? कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है 1649 से लेके 1660 तक के। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो कॉमनवेल्थ पीरियड उस टाइम को कहा जाता है जब इंग्लैंड इंग्लैंड को रूल किया गया था बिना किसी किंग के। ओके, आई मीन तब कोई किंग नहीं था। और ये कब की बात है? जब किंग चार्ल्स वन का एग्जीक्यूशन हुआ था। ओके, सो आफ्टर दिस सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि किंग चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट क्यों किया गया था। ओके, सो किंग चार्ल्स वन ये बिलीव करते थे कि जो किंग है, किंग को भगवान चूज करते थे। किंग को किसी पार्लियामेंट की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। किंग खुद से डिसीजन ले सकते हैं और डिसीजन बना सकते हैं। सो चार्ल्स वन क्या करते थे? वो हमेशा हमेशा नहीं, आई मीन ऑफन पार्लियामेंट को डिसॉल्व करते थे जब भी पार्लियामेंट उसे पैसे नहीं देते या उसके डिसीजन को क्वेश्चन करते थे। ओके, और एक बार तो इन 1629 उसने पार्लियामेंट को 11 साल के लिए डिसॉल्व कर दिया था। और फिर और भी बहुत से इश्यूज थे, जैसे किंग चार्ल्स वन कई बार पार्लियामेंट के परमिशन के बिना चार्जेस लगाते थे, टैक्स रेज करते थे, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता था एंड पार्लियामेंट को भी पसंद नहीं आता था। फिर और एक इशू था कि चार्ल्स ने एक कैथोलिक प्रिंसेस को शादी किया था। नाम आप देख सकते हो स्क्रीन में, हेनरीटा मारिया ऑफ फ्रांस। अब आपको तो पता है उस टाइम में क्या सिचुएशन था कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में। सो इस वजह से प्रोटेस्टेंट लोग और ज्यादा एंग्री हो गए। फिर क्या हुआ? इन 1642 चार्ल्स पार्लियामेंट के खिलाफ एक वार डिक्लेयर करते थे, जिसकी वजह से एक सिविल वॉर होता है। सिविल वॉर किसके बीच में होता है? रॉयलिस्ट जो कि किंग को सपोर्ट करते हैं एंड पार्लियामेंट्रीज जो कि पार्लियामेंट को सपोर्ट करते हैं। ओके, सो पार्लियामेंट की तरफ ओलिवर क्रोमवेल थे, जिसने किंग को हराया एंड थ्रोन जीत लिया। ओके, सो फिर क्या होता है? ये जो पार्लियामेंट है ये फिर इस किंग को एग्जीक्यूट कर देते, मार देते। अब पहले वो मारना नहीं चाहते, कुछ 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 सिचुएशंस है जो कि इस कंडीशन पे आता है कि किंग हारने के बाद भी वो थ्रोन गिव अप नहीं करना चाहते थे। सो ये एक ट्रीजन की तरह देखा गया था टुवर्ड्स द किंगडम। इसी वजह से किंग चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट किया गया। ओके, सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन एक रम पार्लियामेंट बिठाया गया। रम पार्लियामेंट आप देख सकते हो, द रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर द पर्ज ऑफ रॉयलिस्ट। तो जो लोग पार्लियामेंट से बचे हुए थे, आई मीन उस टाइम लेफ्ट ओवर लोग थे पार्लियामेंट के, तो उन्होंने मिलके एक पार्लियामेंट बनाया। ओके, सो ये पार्लियामेंट कब तक चला? 1649 से 1653। अभी आपको यह याद रखना पड़ेगा कि 1649 से कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू हो जाता है, क्योंकि कॉमनवेल्थ पीरियड मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला, किंग नहीं था तो रूल, एक रिपब्लिक गवर्नमेंट रूल कर रहा था, जो कि है ये रम पार्लियामेंट। अभी क्या हुआ इस रम पार्लियामेंट को? लाइक दे फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल टू मेंटेन ऑर्डर, और वो बहुत ज्यादा ऑपोजिशन भी फेस कर रहे थे रॉयलिस्ट से, आयरिश से एंड स्कॉटिश लोगों से। इसी वजह से 1653 में ओलिवर क्रॉमवेल, जो कि एक बहुत ही मेजर फिगर है इन दिस कॉमनवेल्थ पीरियड, उसने क्या किया? रम पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, फ्रस्ट्रेटेड बाय इट्स इनएफिशिएंसी। ओके, फिर वो अपने आप को एक प्रोटेक्टोरेट घोषित कर देते हैं। लाइक ऐसा है, सिचुएशन बन जाता है कि वो एक काइंड ऑफ डिक्टेटर बन जाते हैं। और ये पीरियड कब तक चलता है? 1653 से 1659 तक, जो कि कंटिन्यू करता है हमारा कॉमनवेल्थ पीरियड को। ओके, अभी ओलिवर क्रोमवेल का जो पीरियड था, इस टाइम में उसने स्ट्रिक्ट प्यूरिटियन लॉस लगा दिया था। ओके, मतलब प्यूरिटियन रूल को फॉलो किया जाएगा। सेंसरशिप था बहुत ज्यादा, और फिर एंटरटेनमेंट, फेस्टिवल, इन सबको बहुत ज्यादा सप्रेस किया जा रहा था उस टाइम। ओके, और प्यूरिटियन और प्रोटेस्टेंट का फाइट तो आप लोग जानते ही होंगे। और
जो ओलिवर क्रोमवेल थे वो एक काइंड ऑफ प्यूरिटन सपोर्टर थे। फिर क्या होता है, जो इस कॉमनवेल्थ पीरियड का डिक्लाइन है वो तब आता है जब ओलिवर क्रोमवेल मर जाते हैं एंड उसका सन रिचर्ड क्रोमवेल बन जाता है नेक्स्ट प्रोटेक्टर। ओके, लेकिन जो रिचर्ड क्रोमवेल थे हमारे, वो उतना ज्यादा केपेबल नहीं था। तो इसकी वजह से क्या होता है, 1659 में जो आर्मी था, आर्मी रिचर्ड क्रोमवेल को फोर्स करते हैं रिजाइन करने के लिए। एंड चार्ल्स टू, जो कि चार्ल्स वन का बेटा था और भाग गया था आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज फादर, चार्ल्स टू को वापस से इनवाइट करते हैं 1660 में मोनार्की वापस लाने के लिए। और इसी में कॉमनवेल्थ पीरियड का एंड हो जाता है। ओके, सो इस पीरियड में कुछ कुछ चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। तब फर्स्ट टाइम ये क्लियर हो जाता है कि इंग्लैंड बिना किसी राजा के भी फंक्शन कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा एक स्टेबल रिपब्लिक लाने के लिए, बट फंक्शन कर सकता है। ओके, और ये जो इवेंट था ना, दिस कॉमनवेल्थ पीरियड, इस इवेंट ने ही बाद में रास्ता दिखाया अलग कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने के लिए और मोनार्की के पावर को लिमिट में रखने के लिए। ओके, अभी कॉमनवेल्थ पीरियड में कुछ कुछ चेंजेस हुए थे इंग्लैंड की सोसाइटी में, तो उस चेंजेस को हम अब डिस्कस करेंगे। ओके, सो पहला चेंजेस ये था कि इंग्लैंड एक रिपब्लिक बन गया जो कि पार्लियामेंट रूल करता था। क्योंकि उस टाइम जो पार्लियामेंट थे वो इस नज़र से देखते थे कि जो मोनार्की है, जो किंग क्वीन है, वो काइंड ऑफ करप्ट है और टायरेनिकल है, मतलब ऐसा हमेशा अपना नियम कानून फोर्स करना चाहते हैं। इसीलिए इंग्लैंड उस टाइम रिपब्लिक बना। ओके, फिर ओलिवर क्रॉमवेल जो प्रोटेक्टर बना विद द सपोर्ट ऑफ आर्मी, ये भी आप लोगों को पता है, मैंने आपको बोला ही। ओके, फिर और भी कुछ कुछ चेंजेस थे, जैसे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था वो रिस्ट्रक्चर किया गया था ताकि स्ट्रिक्ट प्यूरिटियन बिलीफ को फॉलो करे। ओके, और जो लोग कैथोलिसिज्म एंड नॉन प्यूरिटियन सेक्टर के थे, वो उन लोगों को लाइक अ प्रोसिक्यूशन ये सब फेस करना पड़ता था। ओके, सो और ये क्यों हुआ था, जो प्यूरिटन्स थे ना वो बिलीव करते थे कि जो एंग्लिकन चर्च है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है कैथोलिसिज्म से। आपको तो पता है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में कितना ज्यादा झगड़ा है, कितना ज्यादा झगड़ा था एंड है अभी भी। सो इसी वजह से ये चेंज किया गया था। ओके, क्योंकि उन लोगों को क्रिश्चियनिटी का बहुत ज्यादा एक प्योर फॉर्म चाहिए था। फिर जो फेस्टिवल्स थे, क्रिसमस, ईस्टर एंड अदर रिलीजियस सेलिब्रेशन, उन पर भी बैन लगाया गया, क्योंकि वो जो प्यूरिटन लोग थे ना, वो इसे एज ए एक्सेसिव एंड इमोरटल देखते थे। सो प्यूरिटन को लगता था ये सब जो सेलिब्रेशन है ये बस एक डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन है, किससे डिस्ट्रैक्शन है? जो ओरिजिनल क्रिश्चियन वर्शिप है उससे डिस्ट्रैक्शन है। फिर एक और मेन चेंज, थिएटर को बंद किया गया था, गैम्बलिंग को बंद कर दिया गया था। फिर और स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड लाया गया था। ओके, प्यूरिटन बिलीव करते थे कि ये जो थिएटर है, गैम्बलिंग है, ये इमोरल है और ये एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है रिलीजियस डिवोशंस से। और एक रीजन भी था कि ओलिवियर क्रोमवेल नहीं चाहते थे कि वो कोई ऑपोजिशन फेस करे, और ये पॉसिबल था कि लोग, क्योंकि थिएटर में एक मास गैदरिंग होता है, तो लोग थिएटर में आके एक रेबेलियन प्लान कर सकते हैं, इसीलिए ये स्टेप लिया गया। ओके, सो नाउ हम डिस्कस करेंगे मेजर वर्क्स जो कि पब्लिश किया गया था कॉमनवेल्थ पीरियड की ड्यूरिंग। ओके, कॉमनवेल्थ पीरियड में फिर से बोलता हूँ, 1649 से लेके 1660 तक। ओके, सो ये एक मेजर वर्क है, इकॉन बेसलाइक, जो कि 1649 में पब्लिश हुआ गया। ये एक अननोन ऑथर के जरिए पब्लिश किया गया। अब गूगल एंड चैट जीपीटी सजेस्ट करता है कि ये जॉन गॉर्डन ने लिखा है। सो इसका मेन आइडिया क्या था कि जो किंग चार्ल्स है ना, इसमें किंग चार्ल्स को एज ए लाइक भगवान जैसे दिखाया गया, कि किंग चार्ल्स बहुत ही अच्छे इंसान थे। और इससे क्या हुआ, लाइक उस टाइम 1649 के टाइम लोगों में ये बहुत ज्यादा चर्चित हुआ, वाइड स्प्रेड हुआ, और
लोगों में थोड़ा सा सपोर्ट मिला टुवर्ड्स मोनार्की। ओके, अभी ये देखो, इकोनोक्लास्ट जो कि जॉन मिल्टन, आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, जो कि जॉन मिल्टन ने पब्लिश किया था 1649 में, ये एक ऐसे रिस्पॉन्स किया गया था इसके रिस्पॉन्स, एकोन बेसिलेक के रिस्पॉन्स। ओके, और ये ऐसे लिखा गया था कि इसमें जस्टिफाई किया गया था द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन एंड डिफेंडिंग रिपब्लिकन रूल। मतलब जॉन मिल्टन इसमें बता रहे थे कि जो रिपब्लिकन रूल था वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा था। ओके, और ये जो वर्क था ये कमीशन किया गया था ओलिवर क्रोमवेल्स गवर्नमेंट के थ्रू, और एक प्रोपेगेंडा फैलाने का एक बुक था। फिर था ये द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, जो कि फिर से जॉन मिल्टन ने लिखा। इसमें ये बात करते हैं कि जो किंग्स का जो टायरनिकल रूल होता है ना, जहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं दूसरों पे, ये लॉफुली ओवरथ्रोन किया जा सकता है लोगों के जरिए। ओके, इस इस वर्क को भी कॉमनवेल्थ ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। फिर लिखा गया था ये बुक द सेंट्स एवरलास्टिंग रेस्ट, जो कि रिचर्ड बैक्स्टर ने लिखा, और ये बुक इनकरेज करता है प्यूरिटियंस को एक होली लाइफ जीने के लिए इन प्रिपरेशन ऑफ इटर्नल सेल्वेशन। ओके, ये भी काइंड ऑफ एक प्यूरिटियन लोगों के सपोर्ट में ये बुक लिखा गया था। फिर आता है लेविथियन, जो कि 1651 में पब्लिश किया गया था। आप पॉज करके इसका मेन आइडिया और सिग्निफिकेंस पढ़ सकते हो। फिर आता है द फर्स्ट एंड द सेकेंड डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, जो कि वापस से जॉन मिल्टन ने लिखा है, और ये वापस से ये कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट को डिफेंड करता है। ओके, और क्रिटिसाइज करता है जो फॉरेन में जो मोनार्की थे उनको क्रिटिसाइज करता है, जो कि इंग्लिश रिपब्लिक को अपोज करते थे। फिर आता है ये द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये बुक पब्लिश किया गया था 1678 में। ओके, बट लिखा गया था ये कॉमनवेल्थ के ड्यूरिंग, और इस बुक का मेन आइडिया था कि एक क्रिश्चियन का जर्नी फ्रॉम सिन टू सैल्वेशन। आप ये मेन आइडिया ऐसे लेके इस बुक को आप एज ए पीडीएफ पढ़ सकते हो, जो कि बहुत अच्छा बुक है। फिर आता है लेक्स रेक्स, जो कि 1644 में लिखा गया था, जो कॉमनवेल्थ से पहले था, बट ये भी कॉमनवेल्थ के टाइम में एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था। ये बुक लिखा था सैमुअल रुदरफोर्ड ने, और ये आर्ग्यू करता है एब्सोल्यूट मोनार्की के अगेंस्ट। मतलब आप समझ सकते हो उस टाइम में मोनार्की था, तब ये बुक लिखा गया था कि मोनार्की कितना खराब है। ओके, तो दोस्तों इतना ही था कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में। इफ आई मिस्ड एनीथिंग आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, एंड अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए, कुछ और टॉपिक में आपको जानना है, आप मुझे इंस्टा पे या यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। बस अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहिए, आप मुझे बस एक 2 दिन पहले मुझे डीएम कर देना, मैं प्रिपेयर कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, दिस वॉज टूडेज वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।